बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको काफ़ी इल्म काबिलियत दी, बड़ी तरक्की दी, तो क्या इसके पीछे आपके वालिदैन का रोल है? क्या आपने कौन सी खूबियाँ ऐसी अपने वालिदैन की अपनाई हैं? जी, इसमें 100% रोल वालिदैन का ही है। 1% भी मैं कहूँगा शायद मेरा नहीं है। मेरे फादर स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, खुद बजाते खुद, और बाहर से तालीम हासिल की और फिर यहाँ आके प्रैक्टिस की। अपनी फील्ड के बड़े माहिर थे। अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल बहुत अर्ली एज में हुआ, उस वक्त हम भी छोटे थे, बट मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन वही थे। क्योंकि उनकी एक लाइब्रेरी थी और उनकी चीज़ें थी, तो वो किताबें वगैरह मैं उनकी देखता था। अच्छा, फिर उन्होंने खुद बताते खुद बड़े अच्छे आदमी थे। फिर बाहर से उस ज़माने में तालीम हासिल करने वाले लोग बहुत कम थे, तो मैं जब लोगों से सुनता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लोग भी अप्रिशिएट करते थे। और जब उनकी किताबें देखता था तो वही चीज़ें देख देख के फिर मुझे भी इंजीनियरिंग का शौक पैदा हुआ। अब फिर मेरी मदर, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट होने की वजह से उन्होंने डबल एफर्ट की इसमें, तो यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें पेरेंट्स की दुआएं, ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं का रोल है। और बाकी अल्लाह ताला तो सब चीज़ों का राज़िक वही है, वही पहुँचाता है हर चीज़, लेकिन पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। शायद वो ना होता तो मैं ये यहाँ तक ना पहुँच पाता। सही बात। अच्छा सर, एजुकेशन के बारे में पूछूंगी मैं आपसे। हाँ, एजुकेशन मैं पाकिस्तान में ही हासिल की, बाहर नहीं जा सका। NAD से मास्टर्स किया, स्कूलिंग फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से की। अगेन यहाँ पे भी मदर का रोल आता है कि उन्होंने अच्छे स्कूल में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कराए, उसके लिए मेहनत करवाई, मुझसे भी खुद भी मेहनत की। तो अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी में फिर अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे टीचर्स ने अच्छी गाइडेंस की। आज भी वो टीचर्स कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में है, राब्ते में है। कभी कभी हमें लगता है हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, तो वो हमें दोबारा से जो है गाइड करना, चीजें करना। तो बाहर जाने का बहुत शौक था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बाहर नहीं गए। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते बनते चले गए, अच्छे लोग मिलते चले गए, तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ती गई चीजें। सही सही। अच्छा सर, तालीम के बाद फिर आपने ज़रा अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो कैसे फिर आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आए? देखिए, इंजीनियरिंग भी बैचलर्स के बाद जैसे एक यंग फ्रेश इंजीनियर जॉब ढूंढने निकलता है, इसी तरह से मैं भी निकला था। 4-5 जगह इंटरव्यूज वगैरह हुए। फॉर्चुनेटली मुश्ताक एंड बिलाल एक बहुत अच्छी बड़ी फर्म है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जो उनके ओनर हैं बिलाल साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने फिर मुझे हायर भी किया। फिर मैं उनके साथ 10 साल रहा। वो जो 10 साल का जो मेरा ग्रोइंग पीरियड था, उसमें बिलाल साहब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, इंजीनियरिंग की भी और इंसानियत के हवाले से भी। और वो मुझे बड़ा, उन्होंने अपना एक, मैं समझता हूँ शायद कभी कभी मुझे लगता था स्पेशल अटेंशन देते हैं बाकियों के मुकाबले में। उन्होंने मुझे बहुत करियर को मेरी हेल्प की और मुझे ग्रो करने में, सिखाने में बिलाल साहब का बहुत प्रोमिनेंट रोल था। फिर वहाँ और स्टाफ थे, सीनियर बहुत अच्छे थे वहाँ पे। जितने भी सीनियर मिले उस ऑफिस में, वो सब बहुत अच्छे थे, सबने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, चाहे वो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे या ड्राइंग्स बनाने वाले थे या और दूसरे लोग थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्टाफ बहुत अच्छा था और उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। अच्छा, ये आपकी कंपनी कब कायम हुई? हमने ये स्टार्ट की थी 2011 में। एक्चुअली जॉब 10 साल, 11 साल, 12 साल करने के बाद कोई कंप्लेन नहीं थी, बहुत अच्छी जगह पे था। लेकिन
हर आदमी को आगे बढ़ने का एक होता है कि एक स्टेज पे आके कहीं रुक रही होती हैं चीजें। तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं खुद भी लुकआउट में था कि अब मैं क्या करूं। जिस तरह दूसरे लड़के सब दुबई, सऊदीया या कनाडा चले जाते हैं, बाहर चले जाएं या क्या करें, तो मुझे यहाँ पे कुछ अपना काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल की और बस उस अपॉर्चुनिटी से फिर ये कि एक के बाद एक दूसरे रास्ते खुलते चले गए। ये एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म थी, मैंने अपने पार्टनर के साथ स्टैब्लिश की थी। जिस तरह आपने शायद हमारा नाम भी देखा होगा, छोटानी साहब मेरे साथ थे इसमें। तो हम दोनों मिले, पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर उस दौर 2011 में दोबारा से हमारा आमना सामना हुआ। कुछ मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो मैंने कहा चलें फिर साथ मिलके ही करते हैं इसको। तो इत्तेफाक से उस दौर में वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि वो कुछ करें, मैं भी बड़ा उसमें एनर्जी में था कि मैं कुछ करूं। तो इस तरह से कंपनी स्टार्ट की, बड़े छोटे लेवल पे स्टार्ट की। कुछ ही काम थे, बट वहां से हम बहुत अच्छा फिर ग्राफ हमारा अप ट्रेंड किया, ग्रो किया हमने। बहुत अच्छे लोगों से मिले, सर्विसेज दी, लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे काम को अप्रिशिएट किया। बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में फिर छोटानी साहब का अचानक से इंतकाल हुआ। तो उसके बाद से फिर मैं अकेले ही इस कंपनी को लेके चला और आज उनके इंतकाल को भी 6-7 साल हो गए। सही। अच्छा सर, आपने कौन से आपके इब्तदाई प्रोजेक्ट्स थे और अभी उसके बाद फिर आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए के बारे में? ये हमने जब स्टार्ट किया काम तो एक इत्तेफाक होता है कि आपके वो बन जाती है, एक फील्ड बन जाती है। तो हम ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर हमने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट किए। तो फिर उसी किस्म के प्रोजेक्ट आने लगे और हमारी मशहूरी भी उसी चीज से होने लगी। तो ज्यादातर हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स ही रही। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने बहुत कम टच किया, रेजिडेंशियल सेक्टर को हमने बहुत कम टच किया। तो बिल्डिंग्स के अंदर फिर ज्यादातर आपको पता है हमारी जो हमारा शहर कराची है ये डेवलपर डोमिनेटेड है ज्यादातर। तो डेवलपर्स के काम बहुत अच्छे हमारे पास आए। इसमें साइमा बिल्डर्स हैं, किंग बिल्डर्स हैं, फलकनाज ग्रुप है, डैनी है, हमने डायनेस्टी एक बिल्डिंग की, हमने अर्बन टावर किया लियाकत नेशनल के सामने। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें मिले और उनकी वजह से फिर हमको अपनी मार्केटिंग में भी बड़ा फायदा हुआ। लोगों ने देखा और लोग आए वो चीजें देख के। तो एक शुरू में हम क्लिक किए किसी वजह से, शायद मार्केट में एक गैप था। तो कुछ लोग बहुत एजेड हो गए थे, यंग लोग आ नहीं रहे थे, ज्यादातर बाहर जा रहे थे। तो जब एक फ्रेश फेसेस सामने आए तो लोगों ने हमें फिर काफी अप्रिशिएट किया, काम दिया और हमारे काम से फिर खुश भी हुए, चीजें भी अच्छी लगी हमारी। मुझे लगता है कहीं एक मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था जिसको हमने अननोइंगली उसको फिल कर दिया। सही बात। अच्छा सर, आप अपने प्रोजेक्ट्स में किन बातों का ख्याल रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक्स का है। जैसे दुबई या हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। वहाँ ट्रेंड ये है कि वो यूनिक बिल्डिंग्स के ऊपर काम करते हैं, यूनिक शेप्स जो कहीं दुनिया में नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी हो, ऐसे टेढ़ी हो, वहाँ से गोल हो, ऊपर स्विमिंग पूल हो और इस तरह की चीजें हो। हमारे यहाँ जो चैलेंज है, हमारे यहाँ दूसरा चैलेंज है। हम एक डेवलपिंग नेशन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे यहाँ ज्यादा फोकस होता है कि हम बिल्डिंग की इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी हो, कम में हम ज्यादा चीजें अचीव कर सकें, एक्स्ट्रा ना लगे। हमारे यहाँ कॉस्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कॉस्ट को लेके। और हमें भी जो चैलेंज फेस होता है डेवलपर से या क्लाइंट से या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, हमको जो है ना कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए एक स्टेबल और अच्छा डिजाइन
प्रोड्यूस करना होता है। सही सही। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत तरक्की कर रही है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ही कर रही है, तो इसमें कौन सी टेक्निक्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अब क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ है दुनिया में, तो बहुत अच्छे और फास्ट सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जिनसे हम बहुत बेहतर एनालिसिस एक बिल्डिंग का कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके और बिल्डिंगों को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें एस्टिमेशन पहले भी होती थी, गलत नहीं होती थी। पहले कैलकुलेशंस बहुत लंबी करनी पड़ती थी, टाइम ज़्यादा लगता था, कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज ज़्यादा होती थी, तो कभी कभी ये होता था कि उससे ना चाहते हुए शायद कुछ ओवर कॉस्टेड हम काम कर जाते थे। अब हम चीज़ों को बहुत फोकस करके बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत डिटेल में उसकी चीज़ों को इन डेप्थ जाके एनालाइज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाकी एग्जीक्यूशन वाइज हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ मशीनरी अब आती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। यस, हम पीछे हैं, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से पूरी हो रही है और एक जल्द शायद हम डेवलपिंग नेशंस की लाइन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप अपने आप को किस तरह अपडेट रखते हैं? रीडिंग बुक्स, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर कोई डिजाइनिंग से जिसका ताल्लुक है तो उसकी किताबों से जान छूट नहीं सकती है। तो लेटेस्ट पेपर्स हैं, या क्योंकि इंटरनेट इतना वास्ट हो गया है, कोई भी चीज़ आप चाहें तो आप उसको सर्च करके कर सकते हैं। तो मेरी थोड़ी आदत रहती है कि मैं कोई ना कोई पेपर्स वगैरह जो नई रिसर्च है उसको देखता रहूं, पढ़ता रहूं। नए सॉफ्टवेयर अगर आ रहे हैं तो उनको देखा जाए या उन पे काम करने की कोशिश की जाए, ताकि भी अपग्रेड करूं, नॉलेज को भी अपग्रेड करूं और चीज़ों को आगे देखें। कि मुझे थोड़ा सा शौक भी है एक्सप्लोर करने का नई चीज़ें, तो शायद उसी शौक में नई चीज़ें पता भी चल जाती हैं और अपग्रेड भी हो जाते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट और दूसरी सर्विसेज के साथ आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? ड्राइंग्स की शेयरिंग्स तो हमारी हो ही रही होती है, हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं। मेन टीम लीडर हमारे यहाँ आर्किटेक्ट ही होता है, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट जनरेट करता है बिल्डिंग के हवाले से, फिर वो कॉन्सेप्ट हमें शेयर करता है, फिर हम उसके अंदर अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कॉलम्स, हमारी बीम्स, हमारा फ्रेमिंग सिस्टम क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम उसको पुटअप करके, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हम यही कंप्यूटर के ऊपर हमारी जो डिज़ाइन टीम है वो डेवलप करके उनको तो वापस फीडबैक देती है, फिर कमेंट्स की शेयरिंग होती है। हमारे बाद फिर इलेक्ट्रिकल और MEP के पास सारी चीज़ें जा रही होती हैं, फिर वो अपनी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो एक ही मॉडल के अंदर सारे अलाइड सर्विसेज को जोड़ के काम किया जाता है, तो एक ही चीज़ टू एंड फ्रो शेयर हो रही होती है और वो साथ साथ ही अपडेट हो रही होती है। तो वो चीज़ों पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं इसका। सही। अच्छा सर, किन लोगों की तारीफ करना चाहेंगे आप? इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मिलाया रास्ते में वो सब बहुत अच्छे लोग मिले। सबसे पहले मैंने आपको कहा पेरेंट्स, बहुत ही ब्लेसिंग थी अल्लाह की कि ऐसे पेरेंट्स मिले। उनके बाद सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, पुश किया और बहुत हेल्प की हर चीज़ के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उसके बाद जब निकले काम करने तो बिलाल साहब जैसे लोग मिल गए जिन्होंने फिर हाथ पकड़ के करियर को बूस्ट किया। अपना काम करने निकले तो छोटानी साहब मिल गए। प्रोजेक्ट्स करने निकले तो अकबर जमील साहब आज विजन के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं, बहुत ही नफीस आदमी है।
वो मिल गए। हबीब फिदा अली साहब के यहाँ पे हैं लोग, शमीम साहब हैं आर्किटेक्ट, तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स मिल गए, बहुत अच्छे इंजीनियर्स मिल गए। अपनी फील्ड में जो मेरे सीनियर थे वो बहुत अच्छे मिले। आरिफ कासिम साहब हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो हमारी यूनिवर्सिटी के डीन थे साहबजादा फारूक साहब, लोधी साहब, टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो मैं सबकी ही तारीफ करना चाहूँगा। सही। कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसने बहुत डिसअपॉइंट किया हो या बहुत नुकसान पहुंचाया हो। अल्लाह ताला ने सबसे महफूज भी रखा और हर स्टेप के ऊपर अच्छे लोगों से मिलवाया और अच्छे लोगों के साथ ही रहे। दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्त अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ पार्टनर अच्छा मिला, हर चीज अच्छी मिली। तो सब ब्लेसिंग है, नेमत है अल्लाह ताला की। सही बात है। अच्छा, आपके ख्याल में हुकूमत को बिल्डिंग इंडस्ट्री की तरक्की के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? एक तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 40-45 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई होती है, एक इंडस्ट्री नहीं है। तो इनको किसी न किसी हवाले से जो है कोई सब्सिडीज हो या कोई इजी अप्रूवल्स हो या कुछ टैक्स में या चीज़ों में, क्योंकि जितनी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होंगी उतनी बिल्डिंग इंडस्ट्री बेहतर होगी। अभी हम जिस तरह देख रहे हैं सीमेंट और स्टील के जो प्राइसेस हो गए हैं, इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है और जो एंड यूजर जो खरीदने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो चीज़, प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी इसमें बहुत मुश्किल हो गई है। तो वो घूम के फिर सारा इफेक्ट हमारे ऊपर, अलाइड इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, कोई इलेक्ट्रिकल केबल्स इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सबके ऊपर ही आ रहा होता है। तो हमारे यहाँ इस डिमांड अभी भी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बट क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसी हो रही है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो गई है। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी कॉस्टिंग के ऊपर अपना फोकस करे, स्टील हम बाहर से मंगाते हैं जो श्रेडेड स्क्रैप होता है, हमारा कुछ कोशिश की जाए कि हमारी स्टील मिल रिवाइव हो सके। आयरन और हमारे यहाँ अच्छी मिकदार में है, हम कुछ करके उसको प्रोड्यूस करें। तो स्टील इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग और हमारे यहाँ जो स्टील प्राइसेस है वो बड़ी रोरिंग है, वो बहुत हाई चली गई है। उसी को हम कट डाउन किसी तरह कर लें तो हमारी चीज़ें बड़ी फिजिबल हो सकती हैं, इकोनॉमिकली हम चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने तामीरा टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमेशा खुशी होती है तामीरा टीवी के साथ एसोसिएट होकर, उनके साथ कुछ ना कुछ मुंसलिक होकर करने के। चलें, बहुत शुक्रिया।